Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you all will be very fine and in best of your health, and you will be eager to have the further concept of exoskeleton. My dear students, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सोस्केलेटन की सिंपलेस्ट फॉर्म को स्टडी किया था, जो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स में एग्जिस्ट करती थी, और आज हम आप लोग डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन की सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और हम फाउंडेशन ले करेंगे एंडोस्केलेटन की। आए हम इन बातों को स्टडी करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक्सोस्केलेटन का आखिरी फेज, और हम कहना चाह रहे हैं कि हम बात करेंगे मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन की। वी वांट टू डिस्कस अबाउट मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन। तो हमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन जिस फाइलम में नजर आता है, उस पर्टिकुलर फाइलम का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? आर्थ्रोपोडा। और आपको पता है, जब हम बात करेंगे आर्थ्रो की, आप पढ़ लिखे बच्चे हैं, हमने किंगडम एनिमेलिया में इन आर्थ्रोपोड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इवन हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी, राइट? तो ये जो मेरे पास आर्थ्रोपोड्स हैं, हम उन्हें आर्थ्रोपोड्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज कि आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पॉड्स का मतलब होता है लेग्स, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनके पास एक्सोस्केलेटन है और उस एक्सोस्केलेटन के अंदर हम लोगों को जॉइंट्स नजर आते हैं। हम इसे दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स मगर सबसे कामयाब एक्सोस्केलेटन कहते हैं। उसकी वजह है कि इसने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आए हैं, कुछ अडेप्टेशंस की हैं। आए हम उन अडेप्टेशंस को समझते हैं। सबसे पहली बात माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इस पर्टिकुलर एक्सोस्केलेटन ने अपनी शो की इनवेजिनेशंस, ये देखें, हम ड्राइंग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, कि अगर मेरे पास ये एक लाइन हो स्ट्रेट, और अगर मैं इसमें फोल्ड्स बना दूं अंदर की तरफ, यू कैन से समथिंग लाइक इट, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ या अंदर की तरफ फोल्ड बना दूं, तो मैं इस पर्टिकुलर इनवर्ड फोल्ड को क्या नाम देता हूं? इनवेजिनेशंस। तो इस पर्टिकुलर स्केलेटन ने अपने अंदर की इनवेजिनेशंस और उन पर्टिकुलर इनवेजिनेशन के रिजल्ट्स में यहां पे क्या बन गई? फरोज बन गई। अब फरो क्या होती है? लाइंस बन गई, राइट? और इन पर्टिकुलर लाइंस के ऊपर फिर क्या अटैच हो सके? मसल्स फ्रॉम द इनसाइड। तो ये मसल्स को अटैच करवाने के लिए जो जगह थी वो किसने प्रोवाइड की? इन फरोज ने प्रोवाइड की। फिर हम चलते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि ये वाला स्केलेटन दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, इट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक। इसकी मैं कोई मिसाल देता हूं कि अगर ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर हो, एक स्ट्रक्चर, राइट, और मैं इसके साथ दूसरे स्ट्रक्चर को मूव करवाना चाहूं, से वो बिल्कुल फ्लैट हो ऐसा ही, तो ये कभी भी नहीं मूव कर सकता। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि अगर मैं एक खास पॉइंट से इसको नैरो कर दूं और इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं इसको नैरो कर दूं, तो अब ये दो सरफेसेस आपस में क्या कर सकती हैं? मूव कर सकती हैं। तो यही वाला फीचर हमें किस में नजर आता है? इस स्केलेटन में, कि यहाँ पे आपको नजर आते हैं जॉइंट्स। क्या नजर आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जॉइंट्स। और ये जॉइंट्स जिस जिस जगह पर प्रेजेंट है वहां पे डेफिनेटली स्केलेटन इज थिन। नजर आ रहा है आप लोगों को कि हमने इसको इस पॉइंट से थिन कर दिया तो ये शेप बनी, और इस पॉइंट से थिन कर दिया तो ये शेप बनी, राइट? तो खास पॉइंट से थिन नजर आता है, जिसकी वजह से इट कैन चेंज इट्स शेप। इसकी वजह से इसकी शेप में चेंज आ जाती थी, राइट? अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ, और वो थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कि इसके ऊपर हमें नजर आते हैं, इमेजिन करें कि आप ऐसी बख्तरबंद गाड़ी में बैठे हैं जिसके बाहर कोई शीशा नहीं है, जिसके साइडों पे कोई शीशा नहीं, और आप चाहते हैं कि आप क्या करें? आप अपनी सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन लें।
तो इसका एक आसान तरीका ये है ना हमारे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे कि आप कैमरा लगा देंगे, गाड़ी के फ्रंट पे लगा देंगे, गाड़ी के बैक पे लगा देंगे, गाड़ी की साइडों पे लगा देंगे, तो अब आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर गाड़ी के आगे पीछे राइट लेफ्ट क्या जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसे ही चल रही है। तो ये वाली टेक्नोलॉजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इस्तेमाल की कि ये जस्ट दिस ऑर्गेनिज्म वाज समथिंग लाइक अ बख्तरबंद गाड़ी, क्लोज स्केलेटन था ये। तो इसको इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है सराउंडिंग की? दो तरीके से, डेफिनेटली बाय डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंसिला। अब जो इसके सेंसिला हैं, सेंसिला वो किस तरह के हो सकते हैं? पहली बात तो यह कि व्हाट इज बेसिकली अ सेंसिला? एनी स्ट्रक्चर दैट कैन सेंस द सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट चीजों को सेंस कर सकता था। मे बी ये जो सेंस थी किसी केमिकल की थी, वह मुमकिन है ये सेंस किसी लाइट की थी, डार्कनेस की थी, फूड की थी, राइट। तो ये चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने इस बख्तरबंद या आर्मर्ड गाड़ी को क्या दे दिया? दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी। उनमें से नंबर 1 मेरे पास क्या था? ब्रिस्टल्स, एंड नंबर 2 आर लेंसेज। अब हमें ये समझना है कि इनमें ब्रिसल्स क्या होती हैं और लेंसेज क्या होते हैं। इस पर्पस के लिए आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखें। यू कैन सी द इमेज ऑफ say a house fly or a cockroach। तो इसमें आप लोगों को हेयर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द माउथ। या आप किस क्रिकेट को देखें तो यहाँ पे भी आपको दो बारीक बारीक से लंबे लंबे से बाल साइड की तरफ को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। समथिंग लाइक जैसे हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं वो हमें रास्ता दिखा रही होती है, बिल्कुल ऐसे ही ये आगे मूविंग जो टेंटिकल्स टाइप चीज़ है, दैट इज बेसिकली टेक्टाइल इन नेचर। और ये इसके सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है कि वेदर फूड इज देयर और नॉट, और एनिमी इज नियर बाय और नॉट, और इट्स प्रे इज नियर बाय और नॉट। और दूसरी चीज़ है, यू नो वेरी वेल, हमने बुक पार्ट 1 में पढ़ा था कि इसके पास मल्टीपल लेंसेज होते हैं, राइट। और आपको याद है कि अगर एक वक्त एक आंख में एक लेंस हो तो हम उसे बोलते हैं सिंपल आई, और अगर एक आंख में बहुत सारे लेंसेज हम उसे बोलते हैं कंपाउंड आई। तो हमारी इन इंसेक्ट्स के पास बेसिकली कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं। कौन सी आईज? कंपाउंड आईज प्रेजेंट होती हैं, जो इनको डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को या ऑब्जेक्ट को फोकस करने में हेल्प करती हैं। और आपको याद है कि हमने इस किस्म के व्यू को पैनोरामिक व्यू का नाम दिया था, राइट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज द 4th पॉइंट। और वो 4th पॉइंट मेरे पास ये है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कि इनके पास होल्स हैं, सुराख हैं। ये सुराख कहाँ पाए जाते हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों को ये बताना दोबारा चाहिए, बिकॉज यू नो कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत डिटेल से पढ़ रखा है। तो इन ऑर्गेनिजम्स की जहाँ पे टर्गा और स्टर्ना आपस में मिलती हैं, मीन्स डॉर्सल प्लेट्स, लिटल प्लेट्स, डॉर्सल प्लेट और वेंट्रल प्लेट जहाँ पे आपस में मिलती है, वहाँ पे छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें आपको याद होगा हम लोगों ने ट्रैकी का नाम दिया था, ट्रैकी। और इसी वजह से ये पूरे का पूरा क्या बना था? ट्रैकियल सिस्टम। और इस ट्रैकियल सिस्टम के होल्स का नाम मेरे पास क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? स्पायरिकल्स, राइट। तो ये जो स्पायरिकल्स हैं ये एनेबल करते हैं इस पर्टिकुलर बख्तरबंद गाड़ी को कि वो सराउंडिंग्स में से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता हो, राइट। आपको ये वाली बात भी याद है कि इस पर्टिकुलर स्पायरिकल के अराउंड और इवन वो ट्यूब जो इसके अंदर जा रही थी वहां तक भी ये स्केलेटन मूव कर गया होता है। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द 5th पॉइंट। वो 5th पॉइंट मेरे पास है स्टूडेंट्स कि इन्हीं आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या अल्लाह ताला ने एडवांटेज दिया हुआ है कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लाई भी कर सकते हैं। और जब हम फ्लाई की बात करेंगे तो जाहिर है उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है? विंग्स। तो विंग्स भी बाज़ औक़ात इनके स्केलेटन को प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये एरियल मोशन, लोकोमोशन भी कर सकते हैं। आप लोग यही 5 पॉइंट्स है, मेरा ख्याल हम 6 पॉइंट को डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज यू मे बी कंफ्यूज। सो अब हम मूव करते हैं रोल की तरफ। तो इनके हमारे पास 3 रोल्स हैं, जिसमें से जो पहला रोल है हमारे स्टूडेंट्स वो क्या है कि ये अपने एनिमी से बच सकते हैं, राइट। अपने दुश्मन से बचाता है इनको। ज़ाहिर है ये हार्ड है और अक्सर ऑर्गेनिज्म जो है वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हाथ से ऑर्गेनिज्म को खाने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते। ये था हमारे पास इसका पहला पॉइंट। दूसरी बात मेरे पास ये है कि इनका एनवायरनमेंट बहुत क्या हो सकता है? हार्ड हो सकता है, हार्श एनवायरनमेंट हो सकता है। उस पर्टिकुलर हार्श एनवायरनमेंट से इनको बचाता है यही वाला क्या? स्केलेटन। और थर्ड बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो ये क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को ड्राई होने से बचाता है,
डेसिकेशन से बचाता है। जाहिर है अगर ये हार्ड शेल ना होता इनके बाहर तो इनकी स्किन की सरफेस पे से बहुत सारा वाटर लॉस हो जाता। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, इनके ऊपर शेल दे दिया। तो हमें नज़र क्या आ रहा है कि ये इन फीचर्स की प्रेजेंस में इट इज़ अ मार्वलस स्ट्रक्चर, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। आइए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये इमेजिन करें कि ये एक शू है, राइट, और एक इस पर्टिकुलर शू में हमने एक ऐसे बच्चे का पाँव डाल दिया है जो अभी ग्रोइंग एज पे है। तो आपका क्या ख्याल है कि ग्रोइंग एज के साथ साथ इस बच्चे का जो पाँव है वो बड़ा नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली बड़ा होगा। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि कुछ टाइम के बाद इसका जो शू है वो छोटा हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है, या तो मैं पाँव की ग्रोथ को रोक दूं और या फिर ये करूं कि मैं पुराने शूज को उतार के फेंक दूं और उसकी जगह पे नया शू लेके दे दूं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर स्केलेटल सिस्टम का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किसी खास हद तक होने के बाद क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी या रुक जाएगी। आप इमेजिन करें कि मैंने आपके गिर्द एक ऐसा होल, एक ऐसा हॉल पहना दिया है कि जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई है, तो डेफिनेटली यू विल फेस सम सॉर्ट ऑफ सफोकेशन। तो आप कोशिश करिए कि इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर सूट को या उस कवरिंग को किसी से उतार के फेंक दें, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जहाँ डिसएडवांटेज शुरू होता है वहाँ पर रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या दी है, एक एबिलिटी दी है, क्या कि वो अपने पुराने स्केलेटन को उतार के फेंक दे, उस जगह पे अल्लाह ताला उनको उनसे बड़ा स्केलेटन अता करते, राइट। और यही बात हम यहाँ पे लिखने भी वाले हैं। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज है मेरे पास स्टूडेंट्स क्या कि देयर इज अ लिमिटेड ग्रोथ, कि यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर सीजन में, राइट, बिकॉज कि जो ग्रोथ है इट इज बेसिकली प्रिवेंट होता रोकना, इट इज प्रिवेंटेड बाय एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन की ग्रोथ को रोक रहा है। अगर ये प्रॉब्लम है तो व्हाट इज इट्स सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मेरे पास स्टूडेंट सिंपल सा है कि आप लोग शेड ऑफ का मतलब है उतार के फेंक दें। शेड ऑफ ओल्ड स्केलेटन, पुराने स्केलेटन को उतार के फेंक दें और उसकी जगह पे मेक द न्यू स्केलेटन, और एक नया लार्जर स्केलेटन बना लें, ठीक है। और फिर उस लार्जर स्केलेटन के अंदर आराम सुकून से बैठे हुए दोबारा से ग्रोथ करते रहे। अब इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें क्या दिए हैं, 3 स्टेप्स दिए हैं। लेकिन आपको इन स्टेप को अंडरस्टैंड करने के लिए दोबारा से प्रीवियस लेक्चर को अपने माइंड में लाना होगा। वो क्या कि इसके स्केलेटन के हमारे पास 2 पार्ट्स थे। एक का नाम आपको याद है, उसे में नाम दिया था व्हाट, एपिक्यूटिकल, दैट इज वेरी थिन, और नीचे वाले का नाम मेरे पास क्या था, प्रोक्यूटिकल, दैट इज वेरी थिक। तो यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज प्रोक्यूटिकल, इसे हम लोग प्रोक्यूटिकल का नाम देते हैं। और ये जो ऊपर बारीक सी है इसे हम नाम देते हैं व्हाट, एपिक्यूटिकल। आप लोगों ने ये दोनों के दोनों माइंड नाम याद रखने, और आपने ये वाली बात भी याद रखनी है कि ये दोनों चीजें मिल के क्या बना रही हैं, एपिडर्मिस। क्या बना रही हैं, एपिडर्मिस। और इसके नीचे यहां पे क्या प्रेजेंट है, ये वाली चीज जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस, यानी कि स्किन की नीचे वाली तह, और जो ऊपर वाली है इट इज एपिडर्मिस, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, होना क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें क्या सलाहियत देनी है कि किसी तरीके से ये वाला जो शेल है ये उतर जाए और इसी जगह पर इस हाइपोडर्मिस के ऊपर नया शेल बन जाए। आइए देखते हैं ये वाला काम किस तरीके से होता है। तो सबसे पहली बात मेरे पास ये होगी माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हाइपोडर्मिस जब फील करेगी कि अब फर्दर ग्रोथ का चांस खत्म हो गया है, तो ये फर्दर ग्रोथ, जैसे बताया ना कि मैंने आपको टाइट ड्रेस पहनाया था तो आपकी ख्वाहिश थी मैं इसे उतार के फेंक दूं, आपकी बॉडी में इरिटेशन स्टार्ट हो गई कि किस तरीके से मैं एक लूज सा, एक इजी सा ड्रेस पहनूं। या आप ये भी, या रात को बारे में कह सकते हैं कि ये टाइम पे आप बहुत चुस्त किस्म का लिबास पहने हैं फॉर एग्जांपल, तो रात को आपकी ख्वाहिश होगी कि आप थोड़े रिलैक्स एनवायरनमेंट में सो सकते हैं। तो सेम इज द केस हियर कि यहाँ पर भी हाइपोडर्मिस क्या होगी, इरिटेट होगी, और इरिटेट होने के बाद इट विल बिगिन टू रिलीज अ हार्मोन, एंड दैट वेरी हार्मोन इज कॉल्ड एज एक्डाइसोन। एक हार्मोन रिलीज होता है
और उस पर्टिकुलर हार्मोन का नाम है एक्डाइसोन। और इस पर्टिकुलर हार्मोन के ऑनर में ही हम इस सारे के सारे प्रोसेस को एक्डाइसिस का नाम देते हैं, एक्डाइसिस। सो एक्डाइसिस मीन्स अपनी प्रोनिजल को उतार के फेंकवा देने वाला हार्मोन कहलाता है एक्डाइसोन। तो जो ही एक्डाइसोन रिलीज होगा तो इस पर्टिकुलर हाइपोडर्मिस में से एंजाइम्स रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे स्टूडेंट्स? इट विल लीड टू लिबरेशन ऑफ एंजाइम्स। तो यहां से एंजाइम्स रिलीज होंगे। ये वाले एंजाइम्स डेफिनेटली कैसे हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इन डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या है कि वो इस पे मौजूद किसको? प्रोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर, ये इसका काम। सो नंबर 2 इज डाइजेशन ऑफ प्रोक्यूटिकल। अब यहां पे प्रोक्यूटिकल डाइजेस्ट हो जाएगी। ये वाली प्रोक्यूटिकल डाइजेस्ट होने का मतलब ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता किसी एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी वजह से यहां पे एक स्पेस क्रिएट होगी। फिर यहां पे एक और एंजाइम रिलीज होगा दैट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द पार्ट्स, जो कि जिसका प्रोक्यूटिकल बना हुआ था, सारे के सारे पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब कैविटी और बड़ी हो गई, राइट। नंबर 3 पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर एपिक्यूटिकल के अंदर डेवलपमेंट ऑफ पोर्स कर दी जाएगी। तो हम लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पोर्स। डेवलपमेंट ऑफ पोर्स, सुराख प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये स्प्लिट हो जाएगी, ये टूट जाएगी, राइट। जब ये टूट जाएगी तो उस टाइम पे ऑर्गेनिज्म इस पुरानी कोटिंग को, कवरिंग को तोड़ के बाहर निकल आएगा। जिस पर्टिकुलर कवरिंग को तोड़ के ये बाहर निकला है दैट इज कॉल्ड एज एक्सूवियम। एक्सूवियम जिसे हम आम जुबान में पुराना खौल, पुरानी स्किन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सूवियम। एक्सूवियम में आने के बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है इट इज वेरी मच ससेप्टेबल टू इट्स सराउंडिंग्स, बिकॉज के इसके बहुत से प्रे प्रेजेंट होंगे। उस प्रे में, उस प्रीडेटर में इंसान भी शामिल हो सकता है और दूसरे प्रीडेटर भी शामिल हो सकते हैं। तो ये इसकी जिंदगी का एक बहुत ही सेंसिटिव सा एरिया होता है, सेंसिटिव टाइम होता है, और उस सेंसिटिव से टाइम में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ऑर्गेनिज्म अपनी बेटर लक की दुआ करेगा और प्लस वो क्या करेगा कि वो अपने हाइपोडर्मिस में से एक नई प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल रिलीज करेगा। तो फिफ्थ पॉइंट मेरे पास क्या होगा? सेक्रीशन ऑफ न्यू एपिक्यूटिकल प्लस प्रोक्यूटिकल। ये हो गया मेरे पास क्या? फोर्थ स्टेप। आखिरी स्टेप में क्या होगा? हम इसको करेंगे हार्ड। तो आप लिख सकते हैं लास्ट पॉइंट इज हार्डनिंग ऑफ व्हाट? एपिक्यूटिकल। जब हमारे पास एपिक्यूटिकल हार्ड होगी तो जाहिर हम उस हार्ड कैसे कर सकते हैं? बाय मींस ऑफ डेपोजिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस क्या थे आप याद करें प्रीवियस लेक्चर। तो जब ये हार्ड हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म विल हैव अ न्यू व्हाट? लार्जर सूट। और इस पर्टिकुलर न्यू और लार्जर सूट में अब इसका बॉडी दोबारा से क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है। लेकिन याद रखने वाली बात वही है कि जो सबसे क्रिटिकल टाइम इसकी लाइफ में आता है कि जब ये अपने पुराने शेल को उतार फेंकता है और इस बात का वेट कर रहा होता है कि मेरे ऊपर एक नया शेल आए और फिर वो हार्ड हो जाए। सो दैट्स इट फॉर द एक्सोस्केलेटन। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? एंडोस्केलेटन की तरफ, और देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली एंडोस्केलेटन। सो लेट्स मूव टू द लास्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। Yes, welcome in the last part of the board and we are going to study the endoskeleton. बहुत दफा से डिस्कस हुआ, एंडो का मतलब होता है इनर। एंडो का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इनर। अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट है मेरा क्या? स्केलेटन या ढांचा। मैंने आपसे बोला था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्ड चीजें अंदर की तरफ हो और उसके ऊपर अटैच हो सॉफ्ट चीजें तो हम इसे बोलेंगे एंडोस्केलेटन, जैसे कि मैं हूं या आप हैं। अब मेरी बोन्स इनसाइड हैं जबकि मेरे मसल्स, मेरा गोश्त पोस्ट, मेरी आर्टरीज, मेरी नर्व्स एंड देन मेरी स्किन वो इसके ऊपर लगी हुई है। इट मींस कि मेरा स्केलेटन कैसा है? एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के भी कुछ फंक्शंस और रोल्स हैं, आए हम आज सिर्फ उनको स्टडी करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोस्केलेटन के कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे।
तो पहले हम देख रहे हैं इसके फंक्शंस और रोल्स की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला रोल बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ वो क्या था मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स? यस, यू आर राइट, परफेक्ट, कि इट इज़ बेसिकली देयर टू गेन अ शेप एंड फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्ट। तो आप लोगों को सपोर्ट लेने के लिए या अपनी शेप को क्या करने के लिए, फिक्स रखने के लिए, definitely I have to have a hard structure, and that very hard structure is none other than endoskeleton। और अब मूव करेंगे नेक्स्ट चीज की तरफ, और वो क्या है मेरे पास? प्रोटेक्शन। नेक्स्ट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोटेक्शन। आप से डिस्कस हो चुका है पहले कि दोबारा से सारे सीक्वेंस में आपकी बुक के हमें पढ़ाना पड़ेगा ये कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एंडोस्केलेटन दे आर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था कि जो हमारी बॉडी का सबसे डेलिकेट पार्ट है, लेट मी से दिस थिंग, दैट इज रियली इवन वेरी सेंसिटिव टू टच, राइट? आप इस मूवी को देखें तो यहाँ पे ये जो मोहतरमा है ये उसी पार्ट को अपने हाथों में लिए उससे उसकी डिटेल दे रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसके फिंगर के जो क्या कहते हैं क्रस्ट एंड ट्रफ हैं वो भी प्रिंट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन। तो ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट सी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया? नंबर 1 लिखते हैं आप लोगों के लिए कि प्रोटेक्शन के लिए नंबर 1 पे इस्तेमाल हुआ हमारा क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? मेरा ब्रेन बॉक्स। तो क्रेनियम इज प्रोटेक्टिंग व्हाट? द ब्रेन। ये है मेरे पास सबसे पहली बात। क्या बात या खत्म हुई? तो आंसर इज नो। हमारे पास एक और ऐसी ही डेलिकेट सी चीज है और उसका नाम मेरे पास क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? स्पाइनल कॉर्ड। आप में से कौन बता सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड को कौन सी चीज प्रोटेक्शन दे रही है? यस, परफेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम इज देयर टू प्रोटेक्ट व्हाट? द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन क्या आप लोगों के पास रिब्स नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो जो रिब्स हैं दे आर बेसिकली देयर टू प्रोटेक्ट आवर लंग्स एंड आवर हार्ट, राइट? स्टिल देयर आर मेनी थिंग जो कि ऐड की जा सकती हैं इसमें, लेकिन वही बात है कि मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कि मैंने आपकी बुक के अंदर ही रहना है, तो हम यहाँ पे बात को छोड़ते हैं और अगली बात की तरफ मूव करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट रोल? नेक्स्ट रोल इज टू एंश्योर सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसकी वजह से हमारे पास मूवमेंट्स हो सकती हैं और लोकोमोशन हो सकती है। मैंने आपको डिस्क्राइब किया है बहुत दफ़ा पहले, अब भी दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूँ। वो मेरे पास क्या है कि मूवमेंट क्या है? एक ऑर्गेनिज्म का एक ही जगह रह के अपने बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे के रेफरेंस से चेंज करना क्या था? मूवमेंट। और लोकोमोशन क्या था? मेरा अपनी सराउंडिंग के एतबार से जगह को बदलना, पूरा, दैट वाज बेसिकली लोकोमोशन। तो मूवमेंट भी करवाने में, लोकोमोशन करवाने में भी ज़ाहिर है मेरे एंडोस्केलेटन का एक बहुत ही यूनिक रोल है। एंड देन we want to see another very 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 vital role, और वो क्या है? Yes, that is the minerals and ions depositions। आपको पता है डेपोजिट करना क्या होता है? किसी को चीज में दाखिल कर देना, दैट इज डेपोजिशन। अब आप लोग अगर अपनी बोन्स को देखें तो दे आर वेरी वेरी बेस्ट रेजर्वॉयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस एंड मिनरल्स एंड अदर सॉल्ट्स इन द बॉडी। ठीक है, आमतौर पे ऐसा होता है कि जब भी हम कोई मिनरल आयन खाते हैं तो वो मेरे ब्लड के अंदर किसी खास कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया? अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो क्या करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? उसको सेव करवा देगा, स्टोर करवा देगा एक रेजर्वायर में। और रेजर्वायर कौन सा है? डेफिनेटली बोन। तो जब तक आप लोगों की बॉडी में डिप्लीशन नहीं होती, उस पर्टिकुलर चीज़ की कमी नहीं होती, तब तक ये वाली बोन्स उसको अपने पास महफूज रखती हैं। लेकिन ज़िंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए, या आप अपनी एक फेवरेट फूड खाते रहें और बाकी अल्लाह की बनाई हुई हलाल चीज़ों को आप ना खाएं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक आयंस या विटामिन या हमारे पास क्या है, हार्मोन की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए। तो उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या होगा कि काफ़ी देर तक ये बोन्स अपने आप में से उसी को रिलीज करती रहेंगी। बेस्ट एग्जाम्पल इज कैल्शियम एंड फॉस्फेट।
लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक उसको सप्लीमेंट नहीं करेंगे या उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर बोन्स डिफॉर्मिटी का शिकार हो जाएंगी। लेकिन काफ़ी अरसे तक ये आप लोगों के ब्लड के होम्योस्टेसिस को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो निकाल लेती है, कम हो जाए तो ये बोन्स उन मिनरल्स और ऑयंस एंड सॉल्ट्स को अपने से रिलीज कर देती है। सो देयरफॉर दे आर एक्टिंग एज अ homeostatic reservoir for minerals and ions. And last but not the least, again very important thing, that is the production of blood cells. प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। आपको इस बात का पता है कि मेरे पास बेसिकली 3 किस्म के सेल थे। आपको याद है उनमें से एक का नाम क्या था मेरे पास? डेफिनेटली यू आर राइट, वन ऑफ देम वाज आरबीसी। और आपको पता है कि चाहे मेरे पास आरबीसीज हों, ये बनते थे रेड बोन मैरो में से, और अगर मैं डब्ल्यूबीसीज की बात करूं तो ये बनते थे वाइट बोन मैरो में से, राइट। और अगर मैं बात करूं थर्ड चीज़ की, दैट वाज द प्लेटलेट्स, तो उसका सोर्स भी यही है। तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ से बनते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम द बोन मैरो। तो नॉट ओनली इस पर्टिकुलर बोन मैरो को एज अ सोर्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रोवाइड करने का काम है, बल्कि इस पर्टिकुलर बोन मैरो की प्रोटेक्शन ऑफ बोन मैरो, ये भी इन्हीं बोन्स का काम है। तो ये जितने भी जॉब्स हैं, दे आर बीइंग डन बाय दिस ग्रेट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, तो हमारा ताला की कारीगरी को यहाँ पे रुकते हैं और देखेंगे कि इस एंडोस्केलेटन के हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं, राइट। इसकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं और ये किस किस किस्म के सेल से बने हुए हैं, उसके लिए हम वेट करते हैं टिल नेक्स्ट लेक्चर। और यहाँ पे हम रुकते हैं इस लेक्चर को और आपको कहते हैं क्या